हाँ। ओके, तो अपना जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये रनिंग में था। उसके 6 लेक्चर अपने हो चुके थे, 7th लेक्चर पे अपन चल रहे हैं। इन 6 लेक्चर में, या फिर मैं बोलूँ कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर चल रहे हैं अपन, लास्ट टॉपिक चल रहा है अपना टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उसमें भी एक टाइप अपन ने कर लिया है। इससे पहले अपन ने चैप्टर में क्या करा उसका एक बारी ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपने चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो एट फर्स्ट तो अपन ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि क्या केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक साथ आते हैं, रिएक्ट करते हैं कोई नया सब्सटेंस बनाने के लिए, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं हो, जिसकी केमिकल आइडेंटिटी नहीं हो, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। फिर दूसरा है केमिकल इक्वेशन। तो ये जो केमिकल रिएक्शन थी, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। जैसे मैं बोलूँ कि काफी बड़े बड़े नाम हो जा रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इतने बड़े बड़े नामों को अपन ने एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया, और उस सिंबॉलिक फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन को ही अपन क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन। मतलब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना ही केमिकल इक्वेशन होता है। यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। फिर अपन ने बात करी थी कि केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक से मतलब है कि कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। इसके लिए अपन ने 4-5 कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। एक तो अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो या तो कलर चेंज होगा, या तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा, या तो टेम्परेचर चेंज होगा, या फिर गैस इवोल्व होंगे। इन 4-5 कैरेक्टर्स में से कुछ ना कुछ होगा अगर केमिकल रिएक्शन आपकी होती है तो। मतलब कि ये केमिकल रिएक्शन के क्या थे, ये केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक थे। यहां तक की बात करने के बाद फिर अपन ने आगे बात करी थी केमिकल रिएक्शंस की बैलेंसिंग की, कि सर ये क्या होता है, पहले तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी बात करते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर अनबैलेंस है तो वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करती। सर ये क्या चीज है, ये अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था कि मास को ना तो हम पैदा कर सकते और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये आपका है मास ऑफ सॉरी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को। अगर आपकी केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस्ड है तो वो उसको फॉलो नहीं करती। इनकी सारी बातें अपन ने उनकी सारी बातें पढ़ने छोटी क्लास में कर ली ना, पीछे सॉरी छोटी क्लास का मतलब पीछे की क्लास में पढ़ने ये सारी बातें कर ली हैं। फिर आगे अपन ने बात करी थी, तो सर अगर फॉलो नहीं करती तो फॉलो कराने के लिए क्या करना पड़ता है। तो फॉलो करवाने के लिए अपने को किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। सर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, प्रोडक्ट साइड सॉरी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एक सब्सटेंस के या किसी भी एक कंपाउंड के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर मैं बराबर कर दूंगा तो मेरा जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है वो फॉलो हो जाएगा। ये भी बातें पढ़ने पीछे के लेक्चर में कर ली है। इसलिए अपने को केमिकल रिएक्शन बैलेंस करवानी होती है। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस बैलेंस करने के लिए अपन ने एक तो एनसीईआरटी का मेथड जो आपके दे रखा है हिट एंड ट्रायल का, उसको भी करके देख लिया है। एक टेबल बना बना कर करते हैं, है ना, तो वो भी मेथड अपन ने देख लिया है। और एक नया एलसीएम का मेथड देखा था जिससे अपन तुरंत से चुटकी बजाते ही अपन किसी भी केमिकल रिएक्शन को सोल्व कर ले रहे थे, बैलेंस कर ले रहे थे। पीछे के लेक्चर में अपन ने आराम से प्रैक्टिस भी करी है। 4-5 केमिकल रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट हैं बैलेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को अपन ने बैलेंस करके देख लिया है। यहाँ तक की सारी बातें अपन पीछे के लेक्चर में कर चुके हैं। आई होप यहाँ तक का चैप्टर आपको समझ आया होगा। इसके अलावा अपन ने पीछे कुछ भी नहीं पढ़ा। ये सारी जो भी चीजें अपन ने पढ़ी है पीछे के 6 लेक्चर में, उनको मैंने ब्रीफ में बता दिया है। फिर अपन ने स्टार्ट करा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की भी बात कर लेते अगर पूरी बात हो गई तो, है ना। तो जो हीट था, कैरेक्टरिस्टिक में अपन ने बात करी थी टेम्परेचर की, उसको हीट भी बोला था। तो उस पे भी अपन ने क्या कर लिया था, उसके इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पर केमिकल रिएक्शन को 2 टाइप में क्लासिफाई कर लिया था। ये टाइप्स अलग हैं और वो टाइप्स अलग हैं। वो किस बेसिस पे करे थे अपन ने, वो अपन ने हीट के इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पर केमिकल रिएक्शन के टाइप्स करे थे। एक एंडोथर्मिक था, एक एक्सोथर्मिक था। नाम से ही पता चल रहा था, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट एग्जिट होती है, मतलब कि हीट रिलीज होती है। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज होती है, यानी कि हीट प्रोडक्ट साइड से होगी, तो मैं उसको एक्सोथर्मिक बोलूंगा। और दूसरे हाथ पर एंडोथर्मिक की बात करी थी, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें हीट रिएक्टेंट साइड से हो, यानी कि हीट की रिक्वायरमेंट होती है केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, उनको मैं क्या बोल देता हूं, एंडोथर्मिक
केमिकल रिएक्शन बोल देता हूँ। आज अपन डिकम्पोजिशन में भी देखेंगे उन चीजों को। यहाँ तक का चैप्टर आई होप आपको बढ़िया से समझ आया होगा। आगे अपन ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मैंने लिख रखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसको भी एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अपन ने बात करी थी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड आते हैं, कंबाइन होते हैं। कंबाइन का मतलब जुड़ना, मैंने इसका कीवर्ड भी बोला था जुड़ना। कीवर्ड क्या था इसका? जुड़ना। यानी कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स आते हैं, कंबाइन होते हैं किसी एक कंपाउंड को बनाने के लिए। तीन चार रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी में दे रखी थी, सारी की सारी रिएक्शन अपन ने पिछले लेक्चर में कर ली है। पहली रिएक्शन में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी, उनकी भी बात कर ली अपन ने, कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है क्विक लाइम, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्विक लाइम का केमिकल नाम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड, और फॉर्मूला CaO होता है। फिर अपन ने वो भी बात कर ली थी कि क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है और स्लेक्ड लाइम बना लेता है। स्लेक्ड लाइम का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इसकी भी बात पिछले लेक्चर में अपन ने कर ली है। और भी तीन रिएक्शंस और थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, सारी की सारी तीनों जो रिएक्शन थी पिछले लेक्चर में कर ली अपन ने। बर्निंग ऑफ कोल हो गया, फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो गया, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हो गया। तीन रिएक्शन ये थी। पहली रिएक्शन क्या थी? पहली रिएक्शन थी सर कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन, जिससे अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे थे। फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट भी अपन ने पिछले ही लेक्चर में कर लिए थे। फिर बाद में दूसरी रिएक्शन थी फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2+O2 आता है, वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। फिर बर्निंग ऑफ कोल, जहां पे भी बर्निंग की बात हो, जहां पे भी कंबशन की बात हो, बर्निंग या कंबशन का हिंदी में मीनिंग होता है दहन। दहन का मतलब जलाना। तो जहां पे भी दहन की बात होगी वहां पर अपन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन कर देंगे। मतलब दहन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना। यही मतलब होता है कंबशन या बर्निंग का। तो अपन ने देखा था बर्निंग ऑफ कोल, कोल का मतलब कार्बन, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता। फिर CH4 मीथेन, जिसको अपन नेचुरल गैस बोल रहे थे, उसकी भी अपन ने बर्निंग देख ली थी। मतलब कि उसको भी अपन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के देख लिया था। ये चारों के चारों जो रिएक्शंस थी अपन ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देख ली थी। आज अपना जो दूसरा टाइप है रिएक्शन का, पहला टाइप अपन ने कर लिया, दूसरा टाइप है डीकंपोजिशन। इसका मतलब अपन ने बताया था कि टूटना, है ना। इसका मतलब क्या होता है सर? टूटना होता है। टूटना मतलब कि डिकम्पोज होने का मतलब टूटना। जैसे वहां पर जुड़ रहे थे दो कंपाउंड, यहाँ पर कोई एक कंपाउंड होगा, वो टूटकर दो कंपाउंड्स बना लेगा। वो टूटकर क्या कर लेगा बेटा? दो कंपाउंड्स बना लेगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप अपन लिख सकते हैं, वैसे नोट्स में मिल जाएंगे, फिर भी लिख सकते हैं पढ़ की। दोज रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शंस भी लिख सकते हो। दोज रिएक्शंस इन विच वन कंपाउंड breaks down into two or more than two compounds। so ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोल देते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देते हैं। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना। कोई एक कंपाउंड है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कोई एक कंपाउंड है, टूटेगा और दो कंपाउंड बना लेगा। ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोल देते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देते हैं। बेटा इसके भी तीन टाइप होते हैं, इसके भी तीन टाइप होते हैं। अच्छा, इससे पहले अपन एक बात समझते हैं। जुड़ने में ना ज्यादा दिक्कत नहीं होती है ना, जुड़ने में किसी अदर फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अपन को कोई चीज तोड़नी है तो उसके लिए अदर फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होने जा रहा है, यहाँ पर होने जा रहा है। डीकम्पोजिशन के लिए तीन फैक्टर हो सकते हैं। उन्हीं तीन फैक्टर के बेसिस पर डीकम्पोजिशन को तीन टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। आप एक बारी इसकी डेफिनेशन देख लो, फिर आगे अपन उन तीनों फैक्टर्स की बात कर लेंगे। ठीक है, समझ आ गई ये डेफिनेशन। अब होता क्या है कि ये जो डिकम्पोजिशन है वो तीन तरीके से हो सकता है। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, यहाँ से हटा दे रहा हूँ बाकी चीजों को, और इसके तीनों टाइप्स की बात कर लेंगे, और तीनों के लिए जो रिएक्शंस हैं उनकी भी बात कर लेंगे, और कोई चीज इंपॉर्टेंट है वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो तीन टाइप कौन कौन से हो सकते हैं इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के? नंबर एक है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन
कंपोजिशन। दूसरा है बेटा दूसरा है हाइड्रोलाइसिस बोल सकते हैं उसको, या फिर उसको हाइड्रोलाइसिस, पहले मैं नाम लिख देता हूं उसका, हाइड्रोलाइसिस। और एक है इलेक्ट्रोलाइसिस, एक है थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इस ही इलेक्ट्रोलाइसिस को इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन भी बोल सकते, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन भी बोल सकते, केमिकल रिएक्शन भी बोल देते हैं। इनके नामों का मीनिंग समझ लेते हैं अपन, इनके नामों का मीनिंग समझ लेते हैं। थर्मल का मतलब होता है हीट, है ना, थर्मल आप आगे जाकर पढ़ोगे ना, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट होता है। इस थर्मल का मतलब हीट होता है, आज ही दिमाग में बिठा लो। इस थर्मल का मतलब क्या होता है बेटा, हीट होता है। थर्मल का मतलब हीट होता है। और हाइड्रो का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है आपका, थर्मल का मतलब हीट होता है, और सॉरी हाइड्रोलाइसिस, हाँ, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है बेटा, वाटर होता है। हाइड्रो का मतलब आप समझोगे वाटर, थर्मल का मतलब समझोगे हीट। पहले तीन टाइप्स अपन ने लिख लिए हैं, अब वन बाय वन करके इन तीनों टाइप्स की अपन बात कर लेंगे, इन तीनों टाइप्स की अपन बात कर लेंगे। एक सेकेंड, इस हाइड्रोलाइसिस को ही इलेक्ट्रोलाइसिस, सॉरी बेटा ना, इस हाइड्रोलाइसिस को अपन इलेक्ट्रोलाइसिस बोल देते। थर्ड टाइप अलग है, आई एम सॉरी, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ह्यूमन एरर है ये। एक हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, एक हो गया हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। इसी को बोलते बेटा, इसी को बोल देते अपन, हाइड्रोलाइसिस को ही इलेक्ट्रोलाइसिस बोल देते हैं। इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल बोल देते हैं, इलेक्ट्रो केमिकल रिएक्शन भी इसी को बोल देते। फिर सर थर्ड वन कौन सी है, थर्ड वन है बेटा फोटोलाइसिस। अभी समझाता हूं सारे, फोटोलाइसिस और इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तीनों को अलग कर करके चलेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी इसको बोल देते, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोल देते। वापस से देखो, आपकी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक सेकंड में इसमें इंक डाल लेता हूं, साथ साथ में बोलते जाता हूं। आपकी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो तीन टाइप की हो सकती है, फैक्टर के बेसिस पर, कि कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है, उस बेसिस पर आपकी जो इलेक्ट्रोलाइसिस से सॉरी आपकी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कितने टाइप की हो सकती है बेटा, तीन टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक हो सकती है आपकी हाइड्रोलाइसिस, और इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल देते हैं अपन। तीसरे टाइप की जो रिएक्शन है वो आपकी फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल रिएक्शन है। अब इनके मतलब समझते हैं। फोटो का मतलब तो आप समझते होंगे, हाँ सर समझते हैं, वो जो कैमरे से अपन फोटो निकालते बेटा, वो नहीं है ना, वो नहीं। फोटो का मतलब होता है यहाँ पर सनलाइट से है। आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को फोटोसिंथेसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें सनलाइट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो सनलाइट के इन्वॉल्वमेंट की वजह से उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ फोटो का मतलब सनलाइट से है, फोटो का मतलब सनलाइट से है। आज मैं आपको तीनों के कीवर्ड्स बता दे रहा हूँ, आपको लाइफ टाइम उनके यही मतलब समझने हैं। जहां पे भी आपको थर्मल दिख जाए, इसका मतलब हीट होता है, इसका मतलब क्या होता है, हीट होता है। हाइड्रो का मतलब वाटर ही समझना है आपने, हाइड्रो का मतलब आपने वाटर ही समझना है। इलेक्ट्रो का मतलब लाइट होता है, सॉरी करंट होता है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, करंट होता है। इनके मीनिंग समझ लो, फिर वन बाय वन करके चलेंगे। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, करंट होता है, और फोटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट होता है। तीनों के मीनिंग ये ही समझने हैं आपको लाइफ टाइम के लिए। इनके मतलब यही है। फोटो सनलाइट होती है ना, फोटोन्स की वजह से सनलाइट है ना, आप आगे पढ़ोगे जो सनलाइट होती है वो फोटोन्स के फॉर्म में आती है। फोटोन्स क्या होते हैं, ये सारी बातें आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे 11th 12th में। तो फोटोन्स की वजह से इनको सनलाइट को फोटो बोल देते हैं अपन। तो फोटोलाइसिस, फोटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, इलेक्ट्रो का मतलब करंट होता है, और थर्मल का मतलब हीट होता है। अगर आपको तीनों के कीवर्ड्स पता हो गए तो अपन वन बाय वन करके तीनों की बात कर लेते हैं। इन दो को मैं हटा देता हूं। नंबर वन अपन करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन की बात, इनको मैं यहां से हटा दे रहा हूं, आगे बात करेंगे इनकी। पहला टाइप है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इसको समझो, थर्मल का मतलब मैंने अभी बताया हीट होता है। थर्मल का मतलब क्या होता है बेटा, हीट होता है। थर्मल का मतलब
हीट होता है और डिकम्पोजिशन का मतलब सर टूटना होता है। नंबर 1 करके लिख लेते इसको। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ रहे अपन, मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक कंपाउंड टूटेगा और एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना लेगा। तो नंबर 1 है थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इस नाम को आप डिकोड करने की ट्राई करो। थर्मल डी कंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन, आप इस नाम को डिकोड करने की ट्राई करो। सर थर्मल का मतलब आपने अभी 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 बताया है हीट होता है, और डिकम्पोजिशन का मतलब तो हमें 2 दिन पहले से ही पता है कि सर टूटना होता है। मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनमें किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स सॉरी ऐसी रिएक्शंस जिनमें कंपाउंड को तोड़ने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट हो, ऐसी रिएक्शन को मैं क्या बोल देता हूं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोल देता हूं। अगर आप इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख लेंगे अपन, वरना नोट्स में इसकी भी डेफिनेशन मिल जाएगी, समझ लो इसको। थर्मल का मतलब हीट, डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कंपाउंड को टूटने के लिए, किसकी रिक्वायरमेंट हो बेटा, हीट की रिक्वायरमेंट हो, ऐसी केमिकल रिएक्शन को मैं थर्मल डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन बोल देता हूं। ऐसी केमिकल रिएक्शन को मैं क्या बोल देता हूं, थर्मल डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन बोल देता हूं। एक उदाहरण तो सर इसका कल ही हमने पढ़ा था, सर बताओ वापस से। इसका एक एग्जाम्पल है, कल जो अपन ने कॉम्बिनेशन की फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी। सर फर्स्ट क्या पढ़ी थी, पहले मैं उसको सीधे तरीके से लिखता हूं। पहले अपन ने पढ़ा था कि सर जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ करवा दूं तो क्या बन जा रहा था सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जा रहा था। हाँ सर, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा था, और क्या बन जा रहा था सर, कैल्शियम कार्बोनेट बन जा रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट बन जा रहा था, लाइमस्टोन बन जा रहा था। कुछ नहीं बेटा, इसको उल्टा कर दो, इसको क्या कर दो आप, उल्टा कर दो। सर कैसे उल्टा करें, ये बीच वाला स्टेप खा जाएंगे अपन, है ना, इसको नहीं लिखना आपको इसमें, ये बीच वाला स्टेप अपन खत्म कर देंगे। होता क्या है बात करते अपन कि एक्चुअल में होता क्या है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, हाँ सर कैल्शियम कार्बोनेट है, इस पर इसको गर्म करते हैं। हीट देने का मतलब, ये साइन अपन ने पढ़ लिया था जब अपन सिंबल्स की बात करे थे, तब अपन ने बात करी थी कि हीट को ऐसे एरो से दिखाते हैं, और हीट केवल इन्वॉल्व होती है, हीट चेंज नहीं होती, तो इसको अपन एरो के ऊपर लिखते हैं। तो होता क्या है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब गर्म करा जाता है, इसमें जब हीट अप्लाई करी जाती है, इसको जब गर्म करा जाता है, तो ये टूट जाता है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड में। किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें ये टूट जाता है। मतलब ये बीच वाला स्टेप खत्म कर दिया, और जो रिएक्शन थी कल वाली उसको रिवर्स कर दिया, कुछ नहीं करा। सर इससे तो कंफ्यूजन हो रहा है हमें, तो बेटा ये तो केवल मैंने रिलेट करने के लिए लिखा है बीच में, इसको अपने को यहाँ पे लिखना भी नहीं है ना, ये मैंने समझाने के लिए कि सर इससे ये कैसे बना, ये बीच वाला स्टेप गायब कराया अपन ने, कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बना दिया, वापस से कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया। इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से फिलहाल, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके। तो पहली रिएक्शन क्या हो गई थर्मल डिकम्पोजिशन में, कि सर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, लैंग्वेज में सही लिखेंगे, ऑन हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये डिकम्पोज किस में हो जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। सर इनके नाम भी लिख दो, है ना, इनके नाम भी लिख दो। तो ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, और सर कार्बन डाइऑक्साइड में। सर रिएक्शन को बैलेंस करके देख ले क्या, हाँ कर सकते हो बेटा। कैल्शियम एक है सर, कैल्शियम एक है, कार्बन एक है, कार्बन सॉरी ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन भी 3 है, ये तो ऑलरेडी क्या है बेटा, बैलेंस है। तो पहली थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन क्या होगी आपकी, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन की पहली रिएक्शन हो गई। ये थर्मल डिकम्पोजिशन की पहली, हाँ सॉरी कोई थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से वीडियो पॉज हो गया था। वापस रिस्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से ना। एक रिएक्शन अपन ने कर ली थर्मल डिकम्पोजिशन की, दूसरी रिएक्शन की बात कर रहे थे अपन, दूसरी रिएक्शन की बात कर रहे थे। दूसरी रिएक्शन क्या है बेटा, जब फेरस ऑक्साइड का सॉरी फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जो फेरस
ऑक्साइड होता है FeSO4 होता है FeSO4, इसको क्या बोलते हैं बेटा, फेरस सल्फेट बोलते हैं। इसको जब हीट करते हैं, इसको जब हीट करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड मिलता है Fe2O3 ये फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। ये क्या है, फेरस सल्फेट है, नाम लिख देता हूं मैं नीचे, ये क्या है FeROUS फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट है। इसको जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, प्लस फेरिक ऑक्साइड के साथ क्या रिलीज होता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये दो गैसेस रिलीज होती हैं। अब इसको सर केमिकल रिएक्शन को अगर बैलेंस करना चाहो तो आप बैलेंस कर सकते हो, है ना, खुद से ट्राई कर सकते हो। फिर अपन देख ले, Fe1 है सर, इधर Fe2 है, बाकी वो देखो इधर सल्फर 1 है, इधर सल्फर 2 है। तो सल्फर को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, सल्फर को भी 2 कर देंगे और फेरस को भी, फेरिक को, आयरन को भी 2 कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों तो बैलेंस हो चुके, देखो Fe कितना है सर, 2 इधर है, Fe2 इधर है, सल्फर 1 इधर है, 1 है ना, 1 2 2 इधर है और 1 N2 2 इधर है। ऑक्सीजन को काउंट करते हैं, 4 2 4 2 8 है ना, 8 ऑक्सीजन इधर है, इधर काउंट करो, 3 + 3 6 + 2 सर इधर भी 8 है, मतलब आपकी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, आप काउंट कर सकते हो। तो ये दूसरी आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन थी, ये दूसरी थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन थी। मतलब पहली क्या देखा अपन ने, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं, ये रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 को जब हीट करा जाता है तो फेरिक ऑक्साइड मिलता है और सल्फर ट्राईऑक्साइड, सॉरी सल्फर ट्राई ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो गैसेस क्या होती है, रिलीज होती है। इसके बाद एक और दे रखी है लेड नाइट्रेट, है ना, लेड नाइट्रेट को भी जब गर्म करा जाता है तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस रिलीज होती हैं। इसको भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, यदि यहाँ पर विजिबल नहीं होगी तो मेरे को इन दोनों रिएक्शंस को हटाना पड़ेगा। एक बार देख लो इन दोनों रिएक्शंस को, क्या करा गया है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला। फेरस सल्फेट को जब हीट किया गया तो फेरस फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपको मिली है, ये गैसेस हैं। अच्छा, एक नोटेबल पॉइंट यहाँ पर था, एक नोटेबल पॉइंट यहाँ पर क्या था, इस वाली रिएक्शन में था एक नोटेबल पॉइंट, यहाँ पर स्टार मार्क करके लिख सकते हो आप। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड वापस से बनाया गया है ना, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर बनाया गया है, इसका यूज करा जाता है, आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है। इसका यूज कहाँ पे होता है, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग स्पेलिंग देख लेना बेटा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट होता है ना, मकान बनाने के लिए जो सीमेंट लाते हो आप, उसके मैन्युफैक्चरिंग में किसका यूज होता है, इस कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है। तो आपको याद रखना है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको अपन ने क्विकलाइम बोला था, इसका यूज किस में करा जाता है, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब सीमेंट बनाने की जो फैक्ट्रिया होती है वहां पर इसका यूज करा जाता है। तभी तो अपन इस प्रोसेस के थ्रू, थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू क्या बनाते हैं अपन, कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, जिसकी वजह से अपने को क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। और इस कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किस में कर लेते हैं अपन, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में कर लेते हैं। ये नोटेबल पॉइंट था यहाँ पर आपका। अब मैं इन दोनों रिएक्शंस को हटाता हूं ताकि अपन तीसरी थर्मल डिकम्पोजिशन की जो रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में दे रखी है उसकी बात कर लें। तीसरी दे रखी है आपके, जो लेड नाइट्रेट होता है, जो लेड नाइट्रेट होता है उसको हीट करने पर अपने को क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड। इन दोनों को हटा दे रहा हूं मैं, इन दोनों को हटा दे रहा हूँ। नोटेबल पॉइंट की बात कर ली, इसको याद रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किस में होता है बेटा, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में। सीमेंट की जो कंपनी होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, वहां पर इस प्रोसेस को करा जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन करा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और क्या करा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जाता है जिसको सीमेंट बनाने में काम में लिया जाता है। तीसरी रिएक्शन क्या है इसकी, तीसरी रिएक्शन है सर लेड नाइट्रेट को, लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, PbNO3 का होल ट्वाइस, पूरा फॉर्मूला देखो बेटा, PbNO3 का होल ट्वाइस है। लेड नाइट्रेट का पूरा फॉर्मूला क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस है। इसको जब गर्म करा जाता है तो लेड ऑक्साइड मिलती है,
क्या मिलती है बेटा, लेड ऑक्साइड मिलती है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इसको जब हीट करते हैं तो PbO, ये क्या हो गया, Pb लेड को बोलते हैं ना। आप जब के वो पढ़ोगे पीरियडिक टेबल पढ़ोगे वहां पे देखोगे ये Pb क्या होता है, लेड होता है। तो जब लेड नाइट्रेट को क्या करा गया, लेड नाइट्रेट को हीट करा गया, लेड नाइट ये क्या है बेटा, लेड नाइट्रेट, ये क्या है, लेड नाइट्रेट है। इसको जब हीट करा गया तो आपको क्या मिला, लेड ऑक्साइड मिला, और लेड ऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन सॉरी ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। ये आपकी रिएक्शन है। इसको भी अगर बैलेंस करना चाहो तो आप करके देख सकते हो। इधर Pb1 है, इधर Pb2 है ना, 2 1 2। तो आप इसको एक बार कर लेना, खुद से ट्राई करना, वरना कल की क्लास में इसको अपन ट्राई करेंगे, कल की क्लास में अपन इसको ट्राई करेंगे। इसके बाद आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रो सॉरी इसके बाद अपना इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर अपन ने बात करी थी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती हैं वो आता है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको अपन बोल देते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रो का मतलब अपन ने क्या बात करी, इलेक्ट्रो का मतलब सर होता है करंट, है ना। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, करंट। यहाँ पर अपन ने हीट से करा है रिएक्शन को, हीट से डिकम्पोज करा है, मतलब चीज जो भी कंपाउंड था उसको हीट के थ्रू डिकम्पोज करा है। नेक्स्ट जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है या हाइड्रोलाइसिस है, उसको हाइड्रोलाइसिस क्यों बोलते हैं इसकी भी बात करते हैं। यहाँ तक अपन ने एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया डिकम्पोजिशन का, दूसरे को मैं लिख देता हूँ, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। कल एक बार इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं ना, थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको, आपकी क्लास लंबी हो जा रही है और टाइम आज भी अपना लेट है, इसलिए अपन इसको जल्दी से बाइंड अप करेंगे, इसको जल्दी से बाइंड अप करेंगे। तो जल्दी से बाइंड अप करने के लिए मैं एक बारी बता देता हूँ क्विकली, फिर कल इसको ढंग से कर लेंगे और एक बारी। तो दूसरा टाइप है आपका इलेक्ट्रो केमिकल। दूसरा टाइप क्या है बेटा, इलेक्ट्रो केमिकल डीकंपोजिशन। इसी को मैंने हाइड्रोलाइसिस बोला, हाइड्रोलाइसिस। इसको हाइड्रोलाइसिस क्यों बोला गया है, इसका रीजन है, इसकी जो एक में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी जो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो क्या है बेटा, जो वाटर होता है, इसकी एक्टिविटी भी दे रखी है। एक चीज और बता दूं मैं आपको, इस चैप्टर के सारी की सारी एक्टिविटीज में लास्ट में एक ही लेक्चर में करवा दूंगा, है ना। इसमें 4 5 6 7 जितनी भी एक्टिविटीज दे रखी है उनको अपन एक साथ करेंगे। इसके लिए भी एक्टिविटी दे रखी है एनोड और कैथोड वाली, तो उसको डिटेल में समझा के मैं आपको लास्ट वाले लेक्चर में करवा दूंगा। फिलहाल इस रिएक्शन को देख लो। इसको हाइड्रोलाइसिस क्यों बोलते, इसकी बात कर रहा था मैं। तो हाइड्रोलाइसिस इसलिए बोला जाता है कि वाटर में जब करंट दौड़ाया जाता है, जब वाटर में करंट दौड़ाया जाता है तो वाटर क्या हो जाता है, वाटर के कंपाउंड्स टूट जाते हैं। मतलब ये वाटर का एक मॉलिक्यूल था, इसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाया गया, है ना। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन है वो कैसे होता है, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ा कर करा जाता है। कोई सॉल्यूशन होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाते हैं, और सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं, डिकम्पोज होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। दूसरी बात थी हाइड्रोलाइसिस क्यों बोलते हैं, अभी अभी मैंने बताया था हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, तो इसको हाइड्रोलाइसिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका मोर कॉमन एग्जांपल क्या है, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस। तो H2 यानी कि वाटर और हाइड्रो का मतलब कि वाटर। तो इलेक्ट्रिक करंट जब वाटर में दौड़ाया गया, इलेक्ट्रिक करंट जब वाटर में दौड़ाया गया तो वाटर क्या हो गया, टूटना शुरू हो गया H2 गैस में और ऑक्सीजन गैस में, इन दो में टूटना शुरू हो गया। अगर आपको इसको भी बैलेंस करके देखना है तो इधर 2 कर दो, इधर क्या कर दो, 2 कर दो, इधर भी 2 कर दो, बैलेंस हो गई, देख लो आराम से, है ना। 2 2 जा 4 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। वापस से देख लो, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन में दौड़ाया जाता है और जो सॉल्यूशन है उसके क्या बनने शुरू हो जाते हैं, उसके कंपाउंड्स टूटने शुरू हो जाते हैं। इसको अपन इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। हाइड्रोलाइसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब वाटर में करंट दौड़ाया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाया जाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल टूटने शुरू हो जाते हैं हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। यहाँ तक की बात आई होप आपको समझ आई होगी। एक और रिएक्शन इसकी दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, दैट इज दूसरी रिएक्शन में तीनों टाइप्स करवा देता हूँ, कल दोबारा से करवा दूंगा भले इसको 5 मिनट में, तीनों टाइप करवा के खत्म करेंगे, आज क्लास लेट हो जा रही है अपनी।
एक होता है सर सोडियम क्लोराइड, हाँ, जिसको कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या है? सोडियम क्लोराइड है, इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन साल्ट है ना, जो नमक होता है घरों में, साधारण नमक जिसको बोलते हैं, ये उसी का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट इसका क्या है? कॉमन नेम है कॉमन सॉल्ट। जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। जब कॉमन सॉल्ट में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाया जाता है, जब कॉमन सॉल्ट में ऐसा नहीं कि कॉमन सॉल्ट में सीधा सॉलिड फॉर्म में दौड़ाते हैं, कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब नमक का सॉल्यूशन बनेगा, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनेगा, उसमें क्या कर देंगे, उसके अंदर आप अगर करंट दौड़ाओगे, उसके अंदर आप अगर करंट दौड़ाओगे तो ये आपके ये भी क्या हो जाएंगे, ये जो कॉमन साल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो कंपाउंड है, ये भी आयंस में टूटना शुरू हो जाएगा। और आयंस कौन कौन से होंगे? Na+ आयन होगा, और Cl2 गैस रिलीज होगी, या फिर Cl2 गैस रिलीज होगी और Na+ आयन बनेगा, या 2Na बनेंगे, है ना। 2Na क्यों बनेगा? क्योंकि सर यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा जब रिएक्शन को अपन बैलेंस करेंगे। आप बैलेंस करोगे तो आपको समझ आएगा ना, दोनों यहाँ पे 2 2 क्यों लिखा है मैंने। अब इतना तो समझ आ ही रहा होगा कि रिएक्शन को अपन क्या करें, बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर Na2, यहाँ पर Na2, यहाँ पर क्लोरीन 2, यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गई। ये दो आपके इलेक्ट्रोलाइसिस से या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर हाइड्रोलाइसिस के दो रिएक्शन थे, हाइड्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन की। सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाया तो ये जो कंपाउंड था सोडियम क्लोराइड का, ये Na और Cl2 में टूट गया। अब तीसरा एक और जल्दी से देख लेते हैं ना, ताकि ये खत्म हो जाए, फिर बाद में कल दोबारा से समझा दूंगा मैं, फिर 5 बार बोल चुका। तीसरा टाइप है आपका तीसरा टाइप है आपका फोटोकेमिकल, है ना, फोटोलाइसिस भी बोलते हैं उसको, फोटोकेमिकल भी बोलते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि कंपाउंड टूटकर नए कंपाउंड्स बना रहा है, नए प्रोडक्ट्स बना रहा है। तीसरा क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन वाली है, इसको फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। फोटो का मतलब अभी अभी बताया मैंने, सनलाइट होता है फोटो लाइसिस। फोटो का मतलब अभी अभी बताया सनलाइट, मतलब कि थर्मल में अपन ने हीट काम में ली थी, डिकम्पोजिशन के लिए हीट का यूज करा था। हाइड्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल में इलेक्ट्रिक करंट का यूज करा था। अभी फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल रिएक्शन में अपन क्या करेंगे, सनलाइट का यूज करेंगे, क्योंकि फोटो का मतलब सनलाइट होती है। तो इसकी पहली रिएक्शन है, लैंग्वेज आपको लिखी मिल जाएगी नोट्स में, कल दोबारा से डिस्कस कर लेंगे इस बात को, कि जो NaBr होता है ना, सॉरी AgBr, ये क्या होता है सर? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। इसको अगर सनलाइट में एक्सपोज कर दूंगा मैं, तो क्या होगा? सिल्वर प्लस Br2, है ना। अब एक बात और समझनी यहाँ पर जरूरी है कि ये Br है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं? लाइट्स होते हैं। इनको कल समझेंगे, है लाइट्स क्यों बोलते हैं, ये कहाँ पर होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी कल बात करेंगे। फिलहाल एक बार 2 रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उनको जल्दी से देख लेते हैं। एक AgCl दे रखा है, एक AgCl दे रखा है, ये भी किस में टूटेगा? Ag+Cl2 में, Br2 में टूटेगा। ये 2 2 यहाँ पे लगा दो ना बैलेंस करने के लिए। पॉइंट समझने का क्या है उसकी बात कर लेता हूं मैं। होता क्या है, जब Ag के साथ हेलाइड्स का जो कोई भी कंपाउंड होता है ना, सिल्वर, Ag का मतलब सिल्वर है, कल एक बार और बता दूंगा मैं पूरा ढंग से। ये क्या है? सिल्वर हेलाइड्स है। जब सिल्वर हेलाइड्स को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, जब सिल्वर हेलाइड को अपन सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, तो क्या बनता है बेटा? सिल्वर अलग बनता है और हेलाइड्स अलग हो जाते हैं। हेलाइड्स का मतलब ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इनको हेलाइड्स बोलते हैं। कल इनके ढंग से बात करेंगे। तो ये क्या, इसमें टूट जाता है। और ये रिएक्शन यूज कहाँ पे होती है? ये रिएक्शन यूजफुल होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो नोटेबल पॉइंट यहाँ पर क्या है? नोटेबल पॉइंट ये जो सिल्वर हेलाइट्स होते हैं, इनका यूज कहाँ पे होता है बेटा? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। आज का लेक्चर अपन यहीं पर बाइंड अप करते हैं। आई होप यहाँ तक की क्लास आपको समझ आई होगी। लास्ट वाला पोर्शन थोड़ा होच पोच में जल्दी जल्दी में करा है, इसको कल से दोबारा ढंग से करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।